नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर धीरे धीरे पॉलिटिकल सपोर्ट अब मिलता जा रहा है। शुक्रवार को जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता पहलवानों से मिलने पहुंचे, तो वहीं शनिवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी पहुंची और पहलवानों से मुलाकात की। साथ ही इस दौरान सरकार पर जमकर हमला भी बोला गया। पहलवानों का दंगल या फिर सियासत का दंगल इसे कहें, क्योंकि तमाम सियासी दिग्गजों का जमावड़ा भी यहां पर देखने को मिल रहा है। आज एक आदमी इनकी बच्चियों के साथ गलत काम करता, पूरा तंत्र लग गया बचाने के लिए। तो संदेश ये है कि अगर इनकी पार्टी का कोई भी आदमी चोरी करेगा, उचक्का गलत काम करेगा, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा, उसका बाल भी बांका नहीं किया जाएगा। ये गलत बात है। देश ऐसे तरक्की नहीं कर सकता। आज मैं बताओ, एक फायर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाना पड़ा। जो लोग भारत से प्यार करते हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे किसी पार्टी का ना हो, जो लोग इस अपने भारत माता से प्यार करते हैं, आज इस मंच के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को मैं कहना चाहता हूं, छुट्टी लेके आओ। मेरी एक और गुजारिश है अपनी केंद्र सरकार से, इतनी निर्दयी मत बनो। इनके बच्चों का पानी रोक दिया, बिजली रोक दी, इनके गद्दे नहीं आने दे रहे। मेरी तरफ से जो बन पड़ेगा मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते सब कुछ करूंगा, लेकिन इनके बच्चों का ये तो आने दे यार। ये तो ह्यूमन राइट्स है, ये तो इंसानियत है। हमारी बच्ची है, इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया था। इस दिन के लिए थोड़ी किया था कि एक दिन इनका पानी रोक दिया जाएगा, एक दिन इनका खाना रोक दिया जाएगा, लाइट काट दी जाएगी। हमें तो इनको कंधे पे उठाना चाहिए था। देखिए, सीधी सी बात है, इतने जो सीरियस एलिगेशंस हैं इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एफआईआर इन्वेस्टिगेशन? क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करे, उसको हटाए पद से, उसका पावर तो लीजिए। जिस सत्ता ने उसको इनेबल किया है कि वो ये सब करे, पर पहले वो तो हटाइए। आयोग की अध्यक्ष पीटी उषा जी, उनसे देश को बड़ी उम्मीद थी। वो स्वयं एक महिला भी हैं, स्पोर्ट्स वुमेन भी हैं, आइकन भी हैं, लेकिन उनका जो बयान आया जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों के विरोध में स्टैंड लिया, कहा खिलाड़ी गलत कर रहे हैं, देश की को ठेस पहुंचा रहे हैं, देश की शान को ठेस पहुंचा रहे हैं, और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने खिलाड़ियों को ठीक बताया, तो और कहा कि खिलाड़ियों के इन कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज हो, तो पीटी उषा जी का स्टैंड पूर्णतः गलत साबित हुआ। यानी कि खिलाड़ी अपने न्याय के लिए ठीक लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे में पीटी उषा जी को आत्ममंथन करना चाहिए कि उनको अपने पद पे भी बने रहना चाहिए कि नहीं चाहिए। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद शनिवार को मीडिया के सामने आए और अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि खिलाड़ी बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब एफआईआर दर्ज हो गई तो खिलाड़ी क्यों धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। अभी एफआईआर की कॉपी मेरे पास नहीं है। एफआईआर की कॉपी जब आ जाएगी तब बोलेंगे। नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। एफआईआर की कॉपी जब मेरे पास आ जाएगी तब मुझको जो बोलना हो बोलेंगे। आप मैंने कह दिया ना नो, आप बोलिए, मैं अभी नहीं बोलूंगा। मैं अभी एफआईआर की कॉपी मेरे पास जब आ जाएगी तब आप लोगों से बात करूंगा। डिमांड लगातार बदलती है। अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। मेरा कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। जब तक नई बॉडी नहीं बन जाती है और
अभी सरकार ने आईओ की एक कमेटी गठित की है, 3 लोगों की कमेटी गठित की है, जिसमें एक कोई हाई कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। उनकी देखरेख में 45 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न होना है। चुनाव संपन्न होते ही मेरा कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूं। हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं, हिमाचल के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, बंगाल के, आसाम के, देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं? 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ। वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता है? केवल एक ही अखाड़ा और एक ही फैमिली, एक अखाड़ा एक फैमिली, बाकी हरियाणा का 90% खिलाड़ी और 90% गार्जियन ब्रजभूषण सिंह के साथ है। क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने खेल को जहां तक सेवा दे सकता है ईमानदारी से सेवा दिया है, और इसीलिए आज देश का एक, जबकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। बाद आपका स्वागत है। पीएम मोदी ने कर्नाटक के बीदर हुमनाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने मुझे 91 बार गाली दी, लेकिन हर बार जनता ने उन्हें नकार दिया। और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आइए सुनाते हैं। कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। कांग्रेस की नफरत उससे परमानेंट हो जाती है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। लेकिन साथियों, जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। आपको मालूम है, पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में, और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर दी। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है, उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है, उसका जवाब वोट से दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, जब ये लोग मुझे गाली देते हैं, अब इतनी गालियां हो गई 91,
और उनके टॉप मोस्ट नेता देते रहे, कोई ऐसे नहीं, छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं। और तब मैं सोचता हूं कि भाई ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। अगर वो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं, और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी। मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा। यूपी के माफिया मुख्तार और उसके भाई से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। यूपी में माफियाओं के बुरे दिन चल रहे हैं, तभी तो मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुख्तार पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दिया गया है। अफजाल को 4 साल की सजा मिली है। गैंगस्टर के ये मामले करंडा थाना और मोहम्मदाबाद थानों से बनाए गए आपराधिक मुकदमों से बनाए गए हैं। गैंग चार्ट पर आधारित है। मुख्तार अंसारी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई से जुड़ा, जबकि अफजाल कोर्ट में पेश हुआ। बता दें कि यूपी के बहुचर्चित हत्याकांड कृष्णानंद हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी और उसके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एजाजुल हक का देहांत हो चुका है। इस मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया। मामले में साल 2012 में गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था। चलिए अब आपको बताते हैं कि मुख्तार की क्राइम डायरी के बारे में क्या है पूरी मुख्तार की क्राइम डायरी। ये ग्राफिक्स स्क्रीन पर आपको चलाते हैं और दिखाते हैं। मुख्तार बंधु दोषी करार दिए गए हैं, माफिया ब्रदर्स। इसके साथ ही मुख्तार को 10 साल की कैद हुई है, 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। 16 साल बाद दोषियों को सजा का ऐलान हुआ। इतना लंबा समय लगा हालांकि सजा में, लेकिन 16 साल बाद यह न्याय मिला है पीड़ित परिवार को। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। मुख्तार के भाई अफजाल और बहनोई एजाजुल पर गैंगस्टर एक्ट लगा था। 16 साल बाद दोषियों को सजा सुनाई गई गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा। इसके साथ साथ ग्राफिक्स के जरिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2007 में मुख्तार अफजाल पर यह गैंगस्टर एक्ट लगा था। साल 2007 में मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। करंडा और मोहम्मदाबाद थानों से गैंग चार्ट बना था। एक करंडा और मोहम्मदाबाद 2 थाने हैं, यहां से गैंग चार्ट बना। इसके साथ साथ आपराधिक मुकदमों से बने गैंग चार्ट पर गैंगस्टर की मोहर लगी थी। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद गैंगस्टर चार्ज लगा। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या हुई थी। 29 नवंबर को गाजीपुर में 2005 में यह वारदात हुई। तत्कालीन विधायक थे, करंट सिटिंग एमएलए थे कृष्णानंद राय उस वक्त। इसके साथ साथ स्वचालित हथियारों से यानी कि ऑटोमेटिक वीपन से सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था। सांसद अफजाल अंसारी की सदस्यता अब चली जाएगी, सांसदी चली जाएगी। गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या भले ही हो गई हो, लेकिन विवादों से माफिया का पीछा नहीं छूट रहा है। अभी तक अतीक पर अपहरण, मारपीट, जमीन पर अवैध कब्जा, हत्या, अवैध हथियार रखने के आरोप लगते रहे, लेकिन हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास ने उस पर धर्म परिवर्तन का नया आरोप लगाया है। सुनिए। धर्मांतरण का खेल, जिस प्रकार से वह आईएसआई से मिलकर असलहे की तस्करी के साथ, नोटों के व्यापार के साथ
मौत की सौदागरी के साथ लूट, हत्या, बलात्कार के साथ साथ वह धर्मांतरण का भी खेल खेलता था। यूपी में निकाय चुनाव में सीएम योगी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लगातार पूरे प्रदेश का ताबड़तोड़ दौरा भी किया जा रहा है और इस दौरान महाराजगंज में उन्होंने रैली के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सुना क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने। पैसा भेजेंगे लेकिन अच्छा बोर्ड नहीं बनेगा, बंदर बांट हो जाएगा पैसे का। ऐसे ही बंदर बांट होगा जैसे सपा बसपा कांग्रेस का फेड इंजन विकास के पूरे पैसे में डकैती डाल देता था। आज तो डबल इंजन की सरकार है तो पैसा भी मिल रहा है। सपा बसपा कांग्रेस के लोग अपने समय में युवाओं के हाथों में तमंचे पकड़वाते थे। हमने तमंचा नहीं, हमने युवा के हाथ में टैबलेट दिया है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट उपलब्ध करवा रहे हैं। यह टैबलेट हमारे युवा के टैलेंट को आगे बढ़ाने का, उसे टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है, जिसमें किसी की जाति नहीं देखी गई, किसी का मत और मजहब नहीं देखा गया। विकास सबका, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं, तुष्टीकरण भी किसी के साथ नहीं। सपा बसपा और कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण करते थे, हमने तुष्टीकरण नहीं किया, हमने सशक्तिकरण किया। दिल्ली और प्रदेश से राजधानी लखनऊ से आने वाला पैसा जमीन पर लग सके और दिख सके, इसके लिए नगर निकायों में भी डबल इंजन की सरकार को सपोर्ट करने वाला एक नया इंजन चाहिए और उस नए इंजन के लिए भाजपा के प्रत्याशियों का समर्थन मांगने के लिए मैं आपके पास आया हूं। सपा बसपा के लोग, सपा बसपा और कांग्रेस के समय में व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी। हमने रंगदारी नहीं, हमने तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ स्ट्रीट वेंडर को, ठेला खोमचा रेडी लगाने वाले हर व्यापारी को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया है। चलिए बात करते हैं एक दिलचस्प बयान की। सपा के दिग्गज रहे आजम खान का यह बयान है। जनाब इन दिनों उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव और उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान में दिन रात एक कर रहे हैं, मगर प्रचार के दौरान उनका एक बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। आप भी सुनिए। मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से, मेरे चाहने वालों से क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आए और कनपट्टी पर गोली चला? बस इतना ही तो रह गया है। बचा लो आज भी निजामी हिंद को, बचा लो कानून को, बचा लो। कुछ नहीं देना है आपको, सिर्फ अपने आप को हौसला देना है। जहां रोके जाओ वहीं बैठ जाओ, आगे बढ़ेंगे, वापस नहीं जाएंगे। वोट डालेंगे, ये हमारा पैदाइशी हक है और इस हक को हमारे 2 बार छीना गया है। अगर तीसरी बार छीना गया तो जान लेना, शायद सांस लेने का हक भी बाकी नहीं रहेगा। खबर दिन भर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहे इंडिया वॉइस। तो हमने आपको आजम खान का ये बयान सुनाया और आजम खान किस तरह से बयान दे रहे थे। अगली खबर की बात करेंगे। सीतापुर के, यूपी के सीतापुर में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी पूनम मिश्रा शनिवार को मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान पूनम मिश्रा ने कहा कि वो समाज सेवा हमेशा करती आई हैं और हमेशा आगे भी करती रहेंगी। अगर उन्हें सीतापुर की जनता चुनकर अध्यक्ष पद के लिए पहुंचाती है तो वो सीतापुर की जनता के हित के लिए कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि अगर मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनती हूं तो नगर पालिका में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगी। शहर में जल निकासी, शुद्ध पेयजल, शहर की साफ सफाई, कूड़े का निस्तारण, ये सब बहुत ही एक सुनिश्चित ढंग से होगा। बता दें कि पूनम मिश्रा एक भाजपा नेता रही हैं। माना जा रहा था कि उनको बीजेपी से टिकट मिलेगा, लेकिन आखिर में बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे।
तो जनता से पूनम मिश्रा ने अपील की है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव लड़ेंगी, ये बात उन्होंने कही है। टिकट ना मिलने पर बाकी हुई पूनम मिश्रा। खबर दिन भर में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।